हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमा एजुकेशनल सोसाइटी। तो क्लास 12 का हम लोग वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि जेईई मेंस के एक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जेईई मेंस से, और ये बोर्ड के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर होता है ये वेक्टर। तो वेक्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट बोले, ठीक है, या जितने भी डेफिनेशन वाले पार्ट बोले, ठीक है ना, वो ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, ऑलरेडी क्या है, वीडियो अपलोडेड है। तो मैं उसका लिंक क्या करूँगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, जितने क्वेश्चंस हो सके इसमें हम क्या करेंगे, जितने क्वेश्चंस हो सके किसके बेसिस पर, जेईई मेंस वाले और हमारे बोर्ड वाले के। ठीक है, जो हमारा क्लास 12 है सीबीएसई में पूछता है उसके हिसाब से और जेईई मेंस के हिसाब से हम लोग जो क्वेश्चन हो, जो कॉन्सेप्ट है, जो इस वीडियो में हम नहीं किए हैं, इस वाले में हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे उसे। ठीक है, मतलब कि वेक्टर्स का एक जैसे बेसिक होता है ना, कि वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, इसमें पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है, और मेन चीज़ जैसे मैग्नीट्यूड वगैरह कैसे निकालते हैं, वो सारे चीज़ हम कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, कि जैसे होता है कि बेसिक हम सब जानते हैं, कुछ थोड़ा लेवल ऊपर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा बेसिक में नहीं खेलेंगे वरना टाइम लॉस होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी सबको पता होता है। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। ठीक है, एक छोटे से क्वेश्चन से, जैसे कि यदि तुम्हें वेक्टर ए दे रखा है कुछ, है ना, जैसे कि 2i कैप दे दें प्लस जे कैप माइनस के कैप, कुछ इस तरीके का वेक्टर ए दे रखा है एक, और दूसरा एक वेक्टर बी दे रखा है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और ले लो प्लस 3k कैप। तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें वैसे फाइंड करने के लिए मैं बोलूँ तो तुमसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी फाइंड करवा सकता हूँ। चलो हम क्या कर देना, तुमसे ये पूछ लेते हैं कि हमें ये फाइंड करके दिखाओ। टोटल मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ हम यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक, तो हम जब तुमसे बोल दिए कि ये चीज़ फाइंड करके तुम मुझे बताओ, तो इसका मतलब कि हम तुमसे लगभग बेसिक चीज़ें पूछ लिए। मैग्नीट्यूड निकालना, ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड भी पूछ लिए ए और बी का दोनों का। ठीक, यहाँ से और मल्टीप्लिकेशन भी देख लिए वेक्टर के साथ। तो हमारे पास 2 वेक्टर ए है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से है। इसका मतलब क्या होता है ना, कि 2 मल्टीप्लाई करना है वेक्टर ए में, तो वेक्टर ए हमारा क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, यानी 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। 3 वेक्टर बी है, तो 3 वेक्टर बी यानी कि 3 मल्टीप्लाई करना है वेक्टर बी में, तो वेक्टर बी क्या है, माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k कैप। तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है, हम लोग क्या किए, 2a कैप और 3b कैप निकाल लिए। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो मैग्नीट्यूड बड़ा सिंपल है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, उस अंडर रूट में जो कोफिशियंट है वह आई जे के का उसका स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि के कैप का कोफिशियंट क्या है, -1 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये 4 + 1 + 1 डेट इज √6, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ बी के ऊपर बात करें तो यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 4 + 9, ये हो जाएगा √14। बहुत बढ़िया। अब ऑलरेडी हम सब ये भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिए, ये भी। तब क्या करना है, पहलू डायरेक्ट पुट कर दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है, √6 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है √14 प्लस, अच्छा यहाँ मैग्नीट्यूड अभी निकालना पड़ेगा,
इसमें हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले तो दोनों वेक्टर का माइनस है, किसका किसका, तो टू वेक्टर ए यहाँ से लिखेंगे। अब यहाँ से टू वेक्टर ए लिखेंगे तो इसको हम कर देते हैं 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप है। ये माइनस है, इसमें से माइनस हो रहा है 3 वेक्टर भी, यानी माइनस 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब ये जो बाहर में ये मोड टाइप का लग रहा है ना, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पे भी बाहर में ए के था तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, यहाँ वेक्टर बी के बाहर भी है, यहाँ दोनों। ये ऑलरेडी माइनस करने के बाद भी जब किसी दो वेक्टर को माइनस करते हैं तो हमें वेक्टर ही मिलता है, यानी कि √6 प्लस √14 प्लस ये माइनस करो आप, तो 4i कैप, ये माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो कुछ तुम्हें इस तरीके का नज़ारा दिखेगा, प्लस 3i कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 6j कैप माइनस 9k कैप। ठीक है, अब तुम माइनस कर दो तो प्लस ये देखो 4i कैप प्लस 3i कैप क्या हो जाएगा, 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6j कैप माइनस 4j कैप माइनस 2 माइनस 9 दैट इज माइनस 11k कैप। देखो दो वेक्टर को हम माइनस किए तो क्या मिला हमें, फाइनली वेक्टर ही मिला। ठीक है ना, तो दो वेक्टर को माइनस करने के बाद भी हमें क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। तो फिर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि बाहर में क्या दिख रहा है, मोड टाइप का, तो ये हमें मैग्नीट्यूड, हमसे इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड निकालना। फिर जैसे वेक्टर ए था वेक्टर बी था, उस तरीके से हम मैग्नीट्यूड इसका निकाले थे। क्या किए थे, सिंपली i j k के साथ जो भी कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर करके अंडर रूट में, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। तो यहाँ पे भी √6 प्लस √14 और इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर। अब बाकी तुम समझ गए आगे क्या करना है, बस कैलकुलेशन है। तो इस क्वेश्चन से हम क्या क्या सीख लिए, किस तरीके से मैग्नीट्यूड निकालना है, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन वाला चीज़ करना है, वेक्टर के साथ किस तरीके मल्टीप्लाई होगा। और एक चीज़ यहाँ से हमें पता चला, वो क्या पता चला हमें, कि जब हम, ठीक है, दो वेक्टर को माइनस करते हैं, जब when टू वेक्टर गेट सब्सट्रैक्टेड या ऐड, कुछ भी ऐड हो सब्सट्रैक्ट हो, तो हमें वेक्टर ही देता है। ठीक है ना, जैसे कि ये वेक्टर ए है वेक्टर बी, फाइनली हमें वेक्टर ही देगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये भी हमें वेक्टर ही देगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम ट्राई करते हैं। इस बार हम क्या दे देते हैं तुम्हें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, ये इक्वल टू मान लो कि 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, कुछ इस तरीके से। और दूसरा हम तुम्हें क्या करते हैं कि वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर बी ले लो, और ये वेक्टर है तुम्हारा i प्लस j माइनस k कैप। कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे सिंपली फाइंड करके बता दो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड हमें बताना है। तो सिंपल देखो, क्वेश्चन देख के बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में कुछ खास नहीं पूछ रहा है मेरे से। ठीक है, कुछ खास इसलिए नहीं पूछ रहा है कि कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि ए है बी है, कुछ यदि प्लस माइनस दो इक्वेशन, ये ऐसा मान के चलो ना कि ये तुम्हें दो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, उस तरीके का माइंडसेट लेकर चलो कि दो इक्वेशन दे रखा है और हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं तो ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमें वेक्टर बी क्या होगा, प्राप्त होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्राप्त हो जाएगा, तो वेक्टर बी मिल जाएगा। यानी यदि हमें वेक्टर बी मिल गया तो मैग्नीट्यूड निकालना तो हम पहले सीख चुके हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। उसके बाद वेक्टर बी मिल जाएगा तो किसी इक्वेशन में पुट करके वेक्टर बी को वेक्टर ए भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड है,
ठीक है, क्योंकि वेक्टर को हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो दोनों ए फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अच्छा, माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन यहाँ चेंज, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, माइनस और प्लस। अब हमें यहाँ से कट कैंसिल होता हुआ ए दिख रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 3 वेक्टर बी हो गया, वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी, ठीक है, 3 वेक्टर बी हो गया इक्वल टू 2i कैप माइनस आई कैप हो गया, और यहाँ माइनस 2j कैप, क्योंकि माइनस जे माइनस 2, और यहाँ पे प्लस 2k कैप हो गया। ठीक, यानी कि 3 वेक्टर बी ये हो गया, तो वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ये वेक्टर बी हमें मिला। तो हमें वेक्टर बी जब मिल गया, अच्छा, और तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं कि 3 को अंदर भेज देते हैं, यानी आई कैप बाई 3 माइनस 2/3 जे कैप, है ना, प्लस 2/3 के कैप। और यहाँ पे भी हम ये 1/3 है हमारे पास, इसको 1/3 आई कैप ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा। अब हम तुमसे पूछें कि हमें तुम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी पता करो, हमें बताओ, तुम क्या करोगे, पहले अंडर रूट के अंदर में जो भी कोफिशिएंट है आई जे का उसका स्क्वायर करके सम कर दोगे, यानी आई का जो कोफिशिएंट है 1/3 इसका स्क्वायर प्लस जे का जो है -2/3 का स्क्वायर प्लस के का जो कोफिशिएंट है 2/3 का स्क्वायर। ठीक, तो वेक्टर बी यहाँ से हमें कुछ मिलता हुआ दिख रहा है, क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है ये, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 प्लस 4/9 प्लस 4/9। ये क्या हमें दिखा, 9 तो कॉमन आ गया, ऊपर भी 9 हो गया, 9 कैंसिल होकर अंडर रूट में 1 आ गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या मिला हमें, 1। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम भाई वेक्टर बी तो पता कर लिए, तो वेक्टर ए पता करने के लिए क्या करेंगे, तो वेक्टर ए बड़ा इजीली निकल जाएगा, है ना, पुट वेक्टर बी इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, किसी दोनों में से किसी में पुट कर सकते हो। ठीक है, तो हम फर्स्ट में पुट करते हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर बी हमारे पास क्या है 1/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ से वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 1/3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2/3 के जे कैप प्लस के कैप माइनस 2/3 के कैप। यहाँ से वेक्टर ए जो होगा माइनस करो तो यहाँ 3 होगा एलसीएम, तो 6 - 1 5/3 आई कैप। ठीक, फिर यहाँ पे ये जे कैप कॉमन ले लो, ठीक है ना, तो प्लस रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2/3 - 1 जे कैप, अब प्लस 1 - 2/3 के कैप, यहाँ पे 5/3 आई कैप प्लस 3 एलसीएम होगा तो 2 - 3 हो गया, डेट इज -1 जे कैप, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/3 के कैप, है ना। तो यहाँ से हमें वेक्टर ए मिल गया, तो वेक्टर ए हमें मिल गया, यहाँ से दिख रहा है सबको। और थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखो ये माइनस वाले हम यहाँ से हटा के इसको माइनस कर दें, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये यहाँ से हमें वेक्टर ए पता चल गया। जब वेक्टर ए हमें पता चल गया
तो हम यहाँ से इजीली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पता कर सकते हैं। कैसे? इस तरीके से, जैसे यहाँ किए हैं ये वाला, और वेक्टर बी हम निकाल दिए हैं, वेक्टर ए निकाल के दोनों को ऐड कर दो, इजीली निकलेगा। तो इस तरीके से अभी अब तक हम क्या किए, इस दो क्वेश्चन के हेल्प से जितने भी बेसिक है, मतलब कि जो जो बेसिक इंपॉर्टेंस हमारे आगे आने वाला है उसको समझ चुके हैं। यानी कि जो कोई भी, यदि, क्योंकि ये सीरीज रिवीजन सीरीज है, ओके, तो जो लोग भी क्लास में थोड़ा सा ध्यान दिया होगा वो इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, यानी पहले से जो पढ़ा होगा ये दोनों क्वेश्चन उन लोगों को क्रिस्टल क्लियर होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा यहाँ ध्यान से समझा भी होगा तो उसको भी क्लियर होगा। तो अब हम सीधा चलते हैं काम के ऊपर, जो हमारी काम की बात है ना, ट्रायंगल लॉ पे। किस पे? ट्रायंगल लॉ पर। अच्छा भाई, ट्रायंगल लॉ बड़ा फेमस लॉ है, ये लॉ क्या बोलता है? पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लॉ पता है क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि जैसे मान के चलो कि ये हमारा वेक्टर ए है कुछ, और ये वेक्टर बी है, तो जो वेक्टर ये वाला होगा ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। बस यही ट्रायंगल लॉ है, यही क्या है हमारा ट्रायंगल लॉ है। ये जो वेक्टर है, अब ऐसा समझने की कोशिश करना, ये जो वेक्टर ए का जो हेड है वो वेक्टर बी के टेल के साथ अटैच्ड है ना, और ये जो है एक का हेड से अटैच्ड है वेक्टर ए प्लस बी, और दूसरे के टेल से अटैच्ड है। तो यही बोलता है, क्या चीज़ बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ये टोटली यही है, जो कुछ भी है ये ट्रायंगल लॉ है। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा कंप्रेस्ड करके इधर कर देते हैं, क्योंकि हमें एक और लॉ समझना है और वो इसी से रिलेटेड है, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? सिंपल समझ लो कि ये एक तरीके का ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल अटैच्ड हैं, ऐसा समझ लो ना, ये तुम्हें दो ट्रायंगल अटैच्ड दिख रहे हैं, कुछ इस तरीके का है। ठीक है ना, तो इसका ऐसे है, जैसे ये वेक्टर ए हो गया। ट्रायंगल को समझना, ये अभी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना कि हम अभी इस ट्रायंगल के ऊपर बात कर रहे हैं। ये जो ट्रायंगल है ये, यदि हम इस ट्रायंगल पर बात करें, ध्यान से समझना, तो इसको एज्यूम करके चलो, इसको जो ऊपर अभी हम देखें ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, उसको समझते चलो। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वाला वेक्टर क्या चीज़ है हमारा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये वेक्टर बी है तो जस्ट इसके पैरेलल वाला वेक्टर है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये भी वेक्टर बी होगा, तो ये भी वेक्टर ए हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर क्या है? ए है, और इसी के जस्ट पैरेलल में है ना। ठीक, अच्छा जी, तो ये वेक्टर तो ये हो गया। अच्छा, जब हम इस वेक्टर की बात करेंगे, इस वेक्टर के बारे में, तो क्या होगा ये वेक्टर? किसी को पता? तो ये देखो, ये वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर, अभी इस ट्रायंगल पे देखो, हमारा बेसिक जो ट्रायंगल है यही है, इसी ट्रायंगल लॉ के ही यूज से हम क्या कर रहे हैं? पैरेललोग्राम वाले को समझ रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ही पैरेललोग्राम, क्योंकि अभी देखा जो तुम्हें हम एक्सप्लेन करके बताएं वो इसी के ऊपर था, वो तो बाहरी कहीं से नहीं आया था, ठीक है ना, तो इसी के यूज करके हम बताएं वो चीज़ भी। तो अभी भी वही चीज़ है, देखना क्या चीज़, कि ये जो हमारा है ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल के ऊपर हम ध्यान देंगे,
ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल है ना। अच्छा पहले उससे पहले एक चीज़ समझ लो यहाँ पे, इस ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल लॉ में एक चीज़ देख समझना पहले। ये हमारा ट्रायंगल है ना। अरे यार, सी ये हमारा ट्रायंगल है। तो हम क्या बोले कि जैसे कि ये ट्रायंगल जो था एक दूसरे के टेल के साथ हेड, एक का टेल दूसरे का हेड आपस में टच है ए बी के, तब पर ये ए बी हो गया। जैसे कि हम क्या बोलते हैं ना, कैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ पता नहीं है। तो सीधी सी बात समझने की कोशिश करना कि ये जब वेक्टर दो का, जैसे कि ये है और इसका हेड है, ये इसके ऐसे से समझना। देखो एक वेक्टर ये है, ठीक, और दूसरा वेक्टर ये है। क्या दिख रहा है कि एक का हेड जो है, एक का जो हेड है वो दूसरे के टेल से अटैच्ड है, और बाकी ये जो वेक्टर आ रहा है हमारे पास ये वाला, ये तो इसका कोई पैटर्न नहीं, एक के हेड से और दूसरे के टेल से है। यहाँ पे दो ये मिल रहा है। तो इसी तरीके का कंडीशन हम देखेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब देख रहे हैं तो ये एक का हेड दूसरे का हेड यहाँ मिल रहा है। तो इसको देखो, इसका हेड जो है वेक्टर बी वाले का हेड है और वेक्टर सी का जो टेल है वो आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है। यहाँ पे बात क्लियर है, यहाँ पे वो चीज मिल रहा है और ये वेक्टर ए हो जा रहा है। तो यहाँ पे वेक्टर ए किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्या खेला है इसमें, बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो उसी चीज को समझते हुए यहाँ पे इस वेक्टर के बारे में बात करना है। तो देखो इसका हेड और इसका टेल, तो हम इसको मान लेते हैं अभी कि ये वेक्टर सी है थोड़ी देर के लिए। तो क्योंकि इसका हेड जो है वेक्टर ए का और वेक्टर सी का टेल आपस में क्या है, कंटिन्यूअस है, इसके जैसा, इसके और इसके जैसा। और वेक्टर बी यहाँ पे जो है अलग है, यानी कि बोल दे इसके जैसा है। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ से, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी जो है वो इक्वल है किसके, वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी के इक्वल है। तो यहाँ से वेक्टर सी हमें चाहिए था, तो वेक्टर सी इक्वल टू क्या बोल देंगे, वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए। क्योंकि ये जो ट्रायंगल लॉ है इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होता है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यहाँ दिख रहा है सामने, ये वाला चीज। तो ये वाला चीज समझ में आ गया होगा ना, हम जो लिखवाए हैं ये क्या लिखवाए हैं, तो इसी से हम यहाँ पे आ गए। तो वेक्टर सी हमारा क्या हो गया, वेक्टर बी माइनस ए। तो ये वाला ए वेक्टर ए प्लस बी आ गया, ये वेक्टर कैसा आ गया, वेक्टर बी माइनस ए। वेक्टर जो सी है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस ए, ठीक है ना। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो ये था ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, है ना। एक और लॉ आता है, लूप लॉ आता है, इससे और क्लियर हो जाएगा दोनों ही, ट्रायंगल लॉ और जिन जिन को अब तक क्लियर नहीं हुआ ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ये लूप लॉ पढ़ने के बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लूप लॉ पढ़ने के बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो इसको हम लोग बोलते ही है ना कि ये लूप लॉ को हम यही बोलते हैं ना कि ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ है। ये ट्रायंगल लॉ का ना एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। देखो कैसे, ये कोई भी एक हम क्या किया ना कि एक कोई सा भी है ना, हम डायग्राम लेते हैं, जैसे ये ले लो, ठीक है, कोई सा भी डायग्राम हो गया एक, है ना। तो कोई सा भी डायग्राम तो ये हम ले लिए हैं, लेकिन इसको समझना भी पड़ेगा। तो ये दो ओपन है यहाँ से, तो हम मान लेते हैं कि ये कुछ वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है,
ये वेक्टर बी है, ठीक है, और ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर ई है, ये वेक्टर एफ है, ये वेक्टर जी है, कुछ इस तरीके से है। तो पता करना है ना कि यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक। तो हमें इसके बारे में नहीं पता है, तो हम पता मान लेते हैं कि ये वेक्टर एक्स है कोई। तो ये जो लूप लॉ है ये बताता है कि जो वेक्टर एक्स है यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो है, एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, तो बहुत सारे वेक्टर को हटा के यदि उसके जगह पे हम एक कोई वेक्टर बना दे तो वही रिजल्टेंट वेक्टर है। ये सारा चीज जितना डेफिनेशन वाला चीज है वो ऑलरेडी हम वीडियो में कवर कर चुके हैं, उसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो वेक्टर एक्स क्या होगा भाई, तो वेक्टर एक्स बोलता है ना कि तुम लूप लॉ लगाना है ना, तो तुम एक डायरेक्शन में घूम जाओ शुरू से लेकर लास्ट तक। तो हम ऐसे घूमते हैं, हम इस डायरेक्शन में घूमते हैं, और किसी एक डायरेक्शन को क्या करो तुम पॉजिटिव मान लो। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर से घूम रहे हैं और इसको पॉजिटिव, जो वेक्टर हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा उसको हम पॉजिटिव मान लेंगे, ठीक है, और जो इसके अपोजिट में मिल गया तो उसको निगेटिव मान लेंगे। तो वेक्टर एक्स क्या होता है, यहाँ शुरू करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ प्लस वेक्टर जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया वेक्टर एक्स। तो ये तो वेक्टर एक्स आ गया। और लूप लॉ क्या बोलता है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ प्लस वेक्टर जी और माइनस ऑफ वेक्टर एक्स इज इक्वल टू 0। और यही हमारा क्या है, लूप लॉ। यही हमारा क्या है, लूप लॉ है। बात क्लियर है। अब तुम समझने की थोड़ी सी चालाकी करो तो तुम समझ पाओगे इसके खेला को समझ पाओगे कि ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो रहा था, ठीक है। ये हो रहा था, हमें पता नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं कि ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर एक्स मान लेते हैं और हम इस डायरेक्शन में घूम जाते हैं। तो और लूप लॉ लगा दो, इस डायरेक्शन में घूम जाते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। तो घूम गए इस डायरेक्शन में, तो वेक्टर एक्स इक्वल टू हम क्या अच्छा ये भी नहीं करेंगे, लूप लॉ ये लूप लॉ है हमारा ना, ठीक है ना, ये लूप लॉ है हमारा, तो उसको हम समझते हैं। तो हम यहां से घूमते हैं अपने डायरेक्शन में, और क्या बताए हैं कि जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, जो वेक्टर उस डायरेक्शन में रहा तो पॉजिटिव लेंगे, जो उसके अपोजिट में मिला हम निगेटिव लेंगे, और फाइनली किसके इक्वेट कर देना, 0। क्योंकि यहाँ पे एक्स देखो, जब हम यहाँ से चलना शुरू किए थे यहाँ से, तो ये तो इसी के डायरेक्शन में ए मिला तो पॉजिटिव प्लस ए, फिर इसी डायरेक्शन में मिला, ऐसे चल रहे हैं तो प्लस बी, इसी डायरेक्शन में मिला तो प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब देखो यहाँ पे इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया क्योंकि हम इधर आ रहे हैं, इसका एक्स का जो वेक्टर है वो इसका अपोजिट है, तो इसीलिए क्या किया है, माइनस एक्स। और फाइनली लूप लॉ किसके इक्वल हो जाता है, 0। यदि मतलब कि टोटल रिजल्टेंट किसके इक्वल हो जाता है, 0। यदि हम एक लूप में घूम गए क्लोज्ड में, तो सारे वेक्टर का सम जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। तो वही काम यहाँ ट्रायंगल लॉ के साथ भी करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं घूमना, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हमें वेक्टर ए मिला, उसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। वेक्टर बी भी हमें हमारे ही डायरेक्शन में मिला जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम आके इधर आना स्टार्ट किए तो देखिए कि भाई एक्स का तो डायरेक्शन इधर है, वेक्टर एक्स का तो हमारे अपोजिट है, तो माइनस ऑफ वेक्टर एक्स। और लूप लॉ बोलता है कि सारे का सम क्या होता है, 0। तो यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर एक्स, यानी वेक्टर एक्स इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यही तो हमारा क्या था, यही चीज था हमारा, यही हमारा क्या था, लूप ट्रायंगल लॉ था हमारा, ट्रायंगल लॉ यही ना था। तो लूप लॉ सब क्लियर कर देगा। लूप लॉ हम देखो तुम्हें लगा कर दिखा देते हैं,
इसमें भी, किसमें भाई, जो हमारे पास था ये वाला, इसमें लूप लो। देखो 2 वेक्टर होगा हमारे पास, वेक्टर दूसरे कलर से ले लेते हैं। एक वेक्टर होगा जो ये होगा, इसका हेड इधर है ना, और दूसरे का इधर था, ठीक है। और बाकी जो बात है, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो ये पैरेलल है दोनों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा और ये भी वेक्टर ए हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हमें नहीं पता इसका डायरेक्शन इधर है, तब पर भी हम यहाँ शो कर देते हैं, ठीक है ना, इसका इधर है, फिर भी हम शो कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए। थोड़ी देर के लिए हम इसको वेक्टर सी मान लेते हैं और वेक्टर डी मान लेते हैं। देखो वेक्टर ए वेक्टर बी हमें क्या है, नोन है, और वेक्टर सी वेक्टर डी तो हम माने हैं, तो ये अननोन है। तुम्हारे समझने के लिए लिख दे रहे हैं, कभी तुम पढ़ो देखो तो समझ में आए। तो वेक्टर सी और वेक्टर डी क्या है, अननोन है। बात क्लियर है यहाँ पर। तो हमें यानी कि वेक्टर सी और वेक्टर डी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें फाइंड करना पड़ेगा, तब कुछ काम हो सकता है। तो काम करने के लिए तो अच्छा, इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर ले पहले इधर। हम क्या करेंगे ना, लूप लो लगाना काम, लूप लो लगाएंगे। हम क्या करेंगे, लूप लो लगाएंगे। तो लूप लो देखो, पहले हमें वेक्टर सी चाहिए, तो वेक्टर सी हम पहले निकालने की बात कर रहे हैं, तो हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे हम, ठीक है ना, इस वाले को। जब हम इस ट्रायंगल के ऊपर बात करेंगे, समझना, हम यानी कि यहाँ से ऐसे घूमेंगे, इसमें इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जो हमें इसके डायरेक्शन में मिला उसको पॉजिटिव ले लेंगे, जो इसके डायरेक्शन का अपोजिट मिला उसको निगेटिव ले लेंगे, बिना किसी टेंशन के, डायरेक्ट, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं घूमना। तो यहाँ हमें वेक्टर ए मिला एक, उसी डायरेक्शन में वेक्टर बी भी मिला, लेकिन हमें वेक्टर सी पॉजिटिव मिला, इसलिए माइनस में ले लिए, इक्वल टू 0, क्योंकि लूप लॉ क्या बोलता है कि सबका सम 0 होना चाहिए। यहाँ से हमें क्या मिला, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही आया था। अब हमें चाहिए था ये वाला चीज़, तो इसको अब इरेज करो। तो अब हमें ये वेक्टर डी चाहिए, तो हमें वेक्टर डी के लिए हमें इस ट्रायंगल को पता करना पड़ेगा, ठीक है, इस ट्रायंगल को पता करना पड़ेगा ना हमें वेक्टर डी जब चाहिए तो, यानी कि हमें इस पाथ पर मूव करना पड़ेगा, यानी कि हमें इस पाथ पर अब मूव करना पड़ेगा, इस पाथ पर, ठीक है। तो मूव करो उस पर मूव करो। तो हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मूव करना। तो वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर डी, अच्छा ये उल्टा हो गया उसके, तो माइनस ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा, इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, वेक्टर डी चाहिए, तो वेक्टर डी इसी साइड रहने देते हैं, इधर माइनस में वेक्टर बी है तो इधर है प्लस में, और इधर माइनस प्लस में ए है वेक्टर, तो इधर माइनस ऑफ वेक्टर ए, यही तो हमारा वेक्टर डी आया था। तो हम लूप लॉ से क्या किए, इजीली समझ गए कि पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ क्या होता है। तो अब हम क्या करें कि क्वेश्चन देख लो, हालांकि क्वेश्चन तो इससे समझ में आ गया, फिर भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अरे भाई साहब, चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर सी, बस अप्लाई करना समझ लो, दिस इज वेक्टर एक्स। हम तुमसे बोल दिए फाइंड वेक्टर एक्स, वेक्टर एक्स फाइंड करो। तो देखो एक चीज समझ लो कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, क्लोज्ड लूप फॉर्म हो रहा है, क्लोज्ड लूप फॉर्म हो रहा है। तो जब कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए हम लूप लॉ लगाएंगे। क्या करेंगे, लूप लॉ लगाएंगे। समझ में आ गया, जहां पे भी
क्लोज्ड लूप फॉर्म हो, वहाँ पे हम लूप लॉ और फाइंड करने के लिए बोले किसी एक वेक्टर को, तो वहाँ पे हम इजीली क्या करेंगे, लूप लॉ लगाएंगे। तो चलो इस डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं इसमें, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में। तो मूव करो और लिखो। तो जब मूव करेंगे हम, तो ए से मूव करते हैं तो वेक्टर ए वाले डायरेक्शन को प्लस पॉजिटिव मान लेते हैं डायरेक्शन। अब इससे जब मूव करते हुए हम इधर आए तो ये देख रहे हैं भाई वेक्टर बी तो अपोजिट है, तो माइनस ऑफ वेक्टर बी। फर्दर इधर मूव करते इधर गए तो वेक्टर सी भी हमारे अपोजिट में चल रहा है। हम चल रहे हैं इधर और वेक्टर बी चल रहा है इधर। हम चलते चलते इधर जा रहे हैं, वेक्टर बी इधर चल रहा था, हमारे उल्टा चल रहा है, माइनस में आ जाएगा। फिर इधर गए, सी हम चल रहे हैं इधर और सी चल रहा है इधर। हम किधर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इधर और वेक्टर सी आ रहा है इधर, तो हमारे अपोजिट में आ रहा है, इसलिए वेक्टर सी भी माइनस। फिर इधर आए, देखो अब हम चल रहे हैं इधर, तो वेक्टर एक्स भी किधर चल रहा है, इधर ही चल रहा है, इसीलिए प्लस ऑफ वेक्टर एक्स। और लूप लॉ क्या बोलता है, सबके सम जीरो होते हैं। तो हमें वेक्टर एक्स चाहिए तो सबको दूसरे साइड भेज दो, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। यही क्या था हमारा, वेक्टर एक्स निकल गया लूप लॉ से। ठीक है, तो इस तरीके से लूप लॉ का यूज करके हम लोग इजिली, ठीक है, किसी भी क्लोज्ड में किसी एक मिसिंग वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ है डॉट प्रोडक्ट, है ना, काफ़ी मज़ेदार है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है भाई, जो कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है उसी को तो डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसका वैल्यू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अरे भाई थीटा क्या होता है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जब कभी भी तुम्हें इस तरीके का डायग्राम दिखे, है ना, और ये वेक्टर ए हो ये वेक्टर बी हो, तो तुम समझ लेना कि इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। यानी कि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और एंगल को हम कुछ इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, वेक्टर ए के और बी के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, इस तरीके से भी नोटेशन हम करते हैं। तो ए डॉट बी जब हमें फाइंड करना हो तो ये चीज़ समझ लो कि हमें यदि वेक्टर ए दे रखा है, जैसे कि ए1 आई कैप प्लस, है ना, ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप, और एक वेक्टर बी दे रखा है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, तो हमें ए डॉट बी जब लिखना हो, देन ए डॉट बी क्या होता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, जब ये गिवन हो तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। अब इससे भी इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन समझो। अरे भाई साहब, इससे भी इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि इफ वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0, यदि ए डॉट बी 0 हो गया तो देन ऑप्शन है तुम्हारे पास 4। तब तक तुम समझने की कोशिश करो कौन कौन से ऑप्शन होगा, मल्टीपल चॉइस है ना, कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 0 हो रहा होगा, कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 हुआ होगा, या दोनों 0 हुआ होगा। तो इसको कैसे हम समझेंगे, तो पहले हम आते हैं कहाँ पे कि भाई ए डॉट बी जो होता है ये तो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए बी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और थीटा इनके बीच का एंगल होता है। ये क्या होता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला। ठीक है, ए डॉट बी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए डॉट बी 0 कब होगा। एक तो यहां से समझ में आ रहा है, ये देखते हुए एक चीज समझ में आ रहा है कि यदि मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 हो जाए, क्योंकि आपस में तीनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो भाई पूरा 0 हो जाएगा ए डॉट बी, है ना।
ठीक है। दूसरा चीज समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी यदि 0 हो जाए तब पर भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो सही दिख रहा है और ऑप्शन डी भी, क्योंकि एक 0 हो या दोनों भी 0 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी फाइनली 0 ही होगा। अब मामला फंस रहा है ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अच्छा, जब दो वेक्टर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, इसका मतलब कि उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। तो जब हम ए डॉट बी लिखने की कोशिश करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा, थीटा यानी कि 90 डिग्री, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना है 90, और कॉस ऑफ 90 कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, ए वेक्टर ए बी इंटू 0, तो और 0 फाइनली मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब कि ए डॉट बी यहाँ से हम क्या बोल देंगे, 0 आ गया। तो यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, यानी कि यदि ए डॉट बी 0 होता है इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी यानी दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, या फिर वेक्टर ए 0 होगा या वेक्टर बी 0 होगा या दोनों ही वेक्टर 0 होंगे। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी है कि हाँ यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ये चीज हो सकती है ना, ये चीजें हो सकती है यदि प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से आ रहा है तो। ठीक, अब बात आता है कि भाई डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ लिए हैं, तो पढ़ने से सिर्फ क्या होगा, उसका काम वगैरह भी तो समझना होगा कि कहाँ उसका यूज होगा। तो हम यूजेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखेंगे कि केवल पढ़ के क्या करेंगे, ए डॉट बी तो सीख लिए, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, तो कहाँ इसका यूज होगा, लैंग्वेज में कहीं फंसा देगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला यूज तो यही बोल सकते हैं कि फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, किसी दो वेक्टर के बीच का यदि एंगल फाइंड करना हो तो हम सीधी सीधी बोल सकते हैं कि भाई डॉट प्रोडक्ट हमारे काम को इजीली फाइंड करके दे देगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, कैसे यूजफुल है भाई, क्योंकि हमें पता है कि ए डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा जब लिखने जाए, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें नोन होगा, ठीक है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें क्या होगा, नोन होगा। इस केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी पक्का से नोन होगा, इसमें दो राय नहीं है, 100% श्योरली के साथ नोन होगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। और यहां से थीटा इक्वल टू फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हो गया। यहां से थीटा फाइंड हो गया। ठीक, सेकेंड यूज क्या है हमारे पास इसका, प्रोजेक्शन फाइंड करने में। तो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर, एक वेक्टर के किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन फाइंड करना हो तो उसके लिए भी यूज करते हैं इसका। जैसे ये जो ए बी कॉस थीटा भी हम लिख रहे हैं, है ना, तो हम ऐसे ही नहीं इसको लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इनके बीच का थीटा है, एंगल थीटा है। तो ए डॉट बी का मतलब ये हुआ ना कि वेक्टर ए जो है इसका प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर, तो वेक्टर बी पर इसका प्रोजेक्शन क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है कॉस थीटा। तो इस वेक्टर ए का वेक्टर बी पर जो प्रोजेक्शन होता है यही प्रोजेक्शन क्या है, ए डॉट बी, यानी कि ए बी कॉस थीटा। ठीक ना, इसका प्रोजेक्शन है इस पर ए डॉट बी। तो प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए दो मेन इसका यूज है। पहला यूज क्या है, किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो। दूसरा यूज है प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर। तो
यूज देख लिए, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, यदि हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वगैरह तो यूज होंगे। तो प्रॉपर्टीज भी देख लें डॉट प्रोडक्ट का, कि डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं। तो पहला प्रॉपर्टी यही होता है कि जब कभी भी दो डॉट प्रोडक्ट सेम हो और दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसको हम ए डॉट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल के उसका स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर एक ये भी समझ लो कि यदि दो वेक्टर दिया हुआ है, तो एडिशन में वेक्टर दिया हुआ है ए प्लस बी और वेक्टर ए प्लस बी। अच्छा, दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं ये, तो हमें एक पर्टिकुलर वेक्टर ही मिलता है। मान लो वेक्टर सी है, तो ये वेक्टर सी, तो यहाँ से भी तो हमें वेक्टर सी ही मिलेगा ना। हम क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है, सेम है। और हम पहले बता चुके हैं कि जब कभी भी हम दो वेक्टर को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो हमें एक वेक्टर ही मिलता है। तो यहाँ दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने पर हम मान लिए कि हमें वेक्टर सी मिला। तो यहाँ से भी तो हम मान लेते हैं या ये भी सेम चीज़ है, तो यहाँ से भी वेक्टर सी मिलेगा। तो ये फिर यही वाला केस नहीं हो गया, ये वाला केस कुछ इस तरीके से नहीं हो गया, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। तो हम वेक्टर सी किसको माने हुए थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बात समझ में आ गया। तो अब हम सी को क्या कर ले, यहाँ से हम सी को अपने रास्ते से हटा ले। तो सी किस लिए था, तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। सेकंड देखो, सेकंड बोलता है कि ए डॉट बी लिखो या तुम बी डॉट ए लिखो, बात बराबर हो सकती है। मतलब वैल्यू वाइज सेम है, लेकिन इसका मतलब ये होता है ए डॉट बी का ए डॉट बी का मतलब ये होता है कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन, और वेक्टर बी डॉट ए का मतलब होता है कि वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन। लेकिन वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तुम ए डॉट बी या बी डॉट ए फाइंड करो, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज है, यदि m टाइम्स वेक्टर ए ले लो, ठीक है, और n टाइम्स वेक्टर बी ले लो, है ना। ये जो होती है वो m n वेक्टर ए डॉट बी के इक्वल होती है, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। और एक लास्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो, कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ सेपरेट कर सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी प्लस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो यहाँ तक मेरे को नहीं लगता है कि किसी को डाउट होगा, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है सब चीज़, है ना। चलिए जी, तो एक हम यहाँ पे और चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि अभी हम लोग फर्स्ट में क्या देखें। फर्स्ट में ये देखें कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, है ना। और ये हो रहा था, और यहाँ पे जो है हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखे हैं, इसको हम इसमें लिख सकते हैं, दैट इज कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। यहाँ से हम सेपरेट, जैसे कि इसको सेपरेट किए, इसको इस बार एक बार इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इससे मल्टीप्लाई किए और फाइनली इस तरीके से लिख दिए। तो यहाँ पे भी तो हम वो काम कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं भाई। क्या करेंगे कि एक बार वेक्टर ए को उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे बार में इसके साथ, और प्लस साइन के साथ जो भी होगा, है ना। देखो यहाँ प्लस छूट गया है, ठीक है। तो फिर b को उठाएंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले a को उठाते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a डॉट ए प्लस b के साथ करेंगे a डॉट बी। अब हम क्या करते हैं, अब b को उठाते हैं यहाँ से और b को उठाते हैं, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे बार में इसके साथ। तो चलो देखो इसको, तो प्लस के साथ वेक्टर b डॉट वेक्टर a और प्लस में वेक्टर b डॉट वेक्टर b,
इस तरीके से हो गया, है ना। और ये जो चीज है ना, ये जो है, कलर चेंज करते हैं पहले। ये जो है ये वाला, ये तो हमारे पास यहाँ पे है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे भी देख लो, इसको हम बोल सकते हैं इसका स्क्वायर। अच्छा, वेक्टर ए डॉट बी और वेक्टर बी डॉट ए सेम होता है, तो क्या हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, कि दोनों सेम है, ऐड करके 2 टाइम्स बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको भी हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, ये वैल्यू आया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर का। यानी जब कभी भी हम दो वेक्टर का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे तो उसका देखो फॉर्मूला ये है, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, उसका फॉर्मूला ये है। और बाकी ये लाइनें वगैरह हटा दो, ठीक है। समझ में आ गया कि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का होल स्क्वायर, जैसे अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी तरीके से ये भी है सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो एक फार्मूला यहीं पे लिख लो, वो भी कहीं कहीं आ ही जाता है यूज में, क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होता है वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी। इसको थोड़े से और इधर एडजस्ट करते हैं, बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए। ये क्या हो गया, ये भी एक हमारे पास नया फॉर्मूला है, ठीक है ना। ठीक है, तो इनको याद रखना है, क्योंकि अब आगे चल के हम जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेंस का, चाहे अपने बोर्ड लेवल का, तो उसमें इसे डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो इन्हीं फार्मूले पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। तो इन्हीं फार्मूले पर एक क्वेश्चन देखो, यदि हमसे पूछ दे 2 वेक्टर ए प्लस ऑफ, या माइनस लेते हैं इस पर, माइनस ऑफ 3 वेक्टर बी का होल स्क्वायर बताओ, तो कैसे फाइंड करोगे। बड़ा इजीली फाइंड कर लेंगे भाई। अभी हम पीछे देख कर आए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सिंपली जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, उसी तरीके से यहाँ वेक्टर का भी होता है। तो उसी पर ओपन कर देंगे, तो 2 वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस होगा, ठीक ना, और 3 वेक्टर b का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 वेक्टर ए प्लस, सॉरी, इंटू 3 वेक्टर बी, है ना। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर ये तो बाहर आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ से 9 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। अब देखो ये फार्मूला जो है, ये फोर्थ नंबर नहीं, थर्ड नंबर में देखो m वेक्टर a इंटू n वेक्टर b है, तो mn क्या हुआ है, बाहर निकल गया है। तो उसी तरीके से यहाँ पे 3 2 जा 6 बाहर आएगा, तो 6 2 जा 12 वेक्टर a डॉट वेक्टर b, है ना। तो हो गया फाइंड, और बाकी वेक्टर a और वेक्टर b दे रखा होता तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं यहीं तक करो, छोड़ दो, आगे नहीं बढ़ सकते हम। सेकंड क्वेश्चन ले लो, जैसे कि मान के चलो ना कि तुम्हें हम वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b हम दे दिए 1, वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 1 है, और ऐसा समझो कि तुम्हें एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है मैंने, वेक्टर a प्लस वेक्टर b कुछ i प्लस j कैप है, ठीक है। तुम्हारा काम ये है, पहला
तुम ये फाइंड करो, तुम पहला ये फाइंड करो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, और फिर ये फाइंड करना 2 टाइम्स वेक्टर ए प्लस 3 टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा। ये चीज फाइंड करो, समझो। तो ये ए वेक्टर ए हमें क्या गिवन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आई प्लस जे गिवन है। हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो आई प्लस जे क्या, ये वेक्टर है, तो वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, कैसे करेंगे। वेक्टर का स्क्वायर क्या है, सिंपली तो इसको ओपन करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी। इनको भी हम सेम उसी तरीके से ओपन करेंगे, तो इसको भी उसी, अच्छा एक सेकंड, यहाँ गड़बड़ कर दिए हैं। ये वेक्टर है ना, तो इसका जैसे यहाँ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ऐसे ही यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो भी है इसका कोफिशिएंट, और इसका स्क्वायर है हमारे पास, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, 1 है, यानी 1 का स्क्वायर गिवन है यहाँ पे, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी गिवन है, यानी इसका स्क्वायर, प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी हमें चाहिए क्योंकि गिवन तो नहीं है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस 2 दैट इज 2 वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। इससे क्या पता चला, ये हमें शुरू में क्वेश्चन देखकर भी लगा था कि ए डॉट बी 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें वेक्टर ए प्लस बी दे रखा है आई प्लस जे कैप, है ना, और ए और बी दोनों 1 था, तो ये मतलब कि इतना करने से पहले भी समझ में आ गया था कि 1 था, तो 2 माइनस 2 कुछ इस तरीके से 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है दोनों आपस में कैसे वेक्टर हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर है। कैसे वेक्टर है, परपेंडिकुलर, इस तरीके से है। ये वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर ए हुआ, इनके बीच में एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है ना। तो पहला तो हो गया काम, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा में क्या पूछ रहा है कि 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। एक चीज बताओ, इसको सिंपली ओपन कर दो, कुछ करना थोड़े इसमें। तो सिंपल ओपन करने के लिए तुमसे बोल रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहां से कॉपी मारते हैं, है ना, कॉपी, एंड आई विल पेस्ट इट ऑन द नेक्स्ट पेज हियर, कंट्रोल भी। इसको यहां सॉल्व करो। तो कुछ नहीं करना है भाई, जैसे हम ओपन किए थे इसको एक बार ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई उसी तरीके से करो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वेक्टर ए डॉट ए, है ना, फिर बी के साथ जाएगा तो माइनस है तो माइनस साइन, 2 वेक्टर ए डॉट बी, क्योंकि बीच में डॉट है, प्लस इसका काम हो गया, अभी प्लस भी नहीं डालेंगे, तो इसका काम हो गया। अब हम किसको पकड़ेंगे, इसको एक बार इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ। तो 3 वेक्टर बी तो प्लस में है, तो 3 वेक्टर बी डॉट ए, फिर दूसरे वाले के साथ तो माइनस है, तो माइनस 3 वेक्टर बी डॉट बी। तो ये 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 माइनस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर ए डॉट बी या वेक्टर बी डॉट ए सेम होता है, तो इसको भी हम ए डॉट बी ही लिख देते हैं,
और -3 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, क्वेश्चन में 1 था, ये चीज देखो है ना, 1 था, तो ये भी 1 का स्क्वायर हो गया, -2 ए डॉट बी क्वेश्चन में हम जो फाइंड किए थे वो 0 आया था, +3 इंटू 0 -3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 - 0 + 0 -3 that is -1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो इसका आंसर जो है -1 आ गया और उसका ये हो गया। ठीक, तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी क्रिस्टल क्लियर हम लोग समझते चल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं क्योंकि यही सारे इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। जब बेसिक वेक्टर में यही चीज मेन है जो अभी तक हम कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में यही सब, इसी तरीके के कैलकुलेशन आएंगे आगे भी। तो जितना एक्सपर्टाइज इसमें हम गेन करेंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब तुम क्वेश्चन लो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 1 है, एंड ये समझ लो कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के, और वेक्टर ये तो हो गया, और वेक्टर बी है जो ये भी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, और वेक्टर सी भी परपेंडिकुलर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। तुम्हें क्या फाइंड करना है, पहला तुम्हें फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। और दूसरा चीज जो तुम्हें फाइंड करना है 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी माइनस 4 वेक्टर सी इक्वल टू एक्स, यानी एक्स तुम्हें फाइंड करना है। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो पॉज करके, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोनों ही क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड सबका 1 दिया हुआ है नहीं, और वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर है इसके, और ए बी सी भी पता नहीं है हमें, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये वेक्टर ए परपेंडिकुलर है इस पर, तो हम स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट देखे थे, क्या देखे थे, देखना, समझने की कोशिश कीजिए, कहाँ गया यार, कि जब परपेंडिकुलर, अच्छा क्वेश्चन जो किए थे वो वाला, हाँ, कि ए डॉट बी किस किस केस में 0 हो रहा है, जब आपस में परपेंडिकुलर हो जाता है दो वेक्टर तब पर भी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो इसी चीज का हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपस में ये दोनों क्या है, दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो हम ये चीज करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 होगा। वैसे ही वेक्टर बी के लिए देखेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड। हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, तो वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, ठीक। दूसरे वाले से क्या मिलेगा, वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर बी डॉट ए, यानी वेक्टर ए डॉट बी, यानी कि वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0। सेम थर्ड से भी वेक्टर सी डॉट ए यानी वेक्टर ए डॉट सी भी बोल सकते हैं, प्लस अब वेक्टर बी डॉट सी इक्वल टू 0। ये चीज हुआ। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अब काम का चीज ये हो गया। चलिए भैया, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है, अपने क्वेश्चन के ऊपर अब आते हैं।
हम क्या करते हैं ना कि इसको मान लेते हैं टी। क्या मान लेते हैं टी? तो टी इक्वल टू हम मान लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यानी कि हमें टी फाइंड करना है, साफ सुथरी बात, टी फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो टी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और अभी हम देख के आए थे कि ये वाला फॉर्मूला, इस पे उसको ओपन कर देंगे, इसलिए उसको तो पढ़े थे हम, इसी दिन के लिए इसे पढ़े थे। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी डॉट ए प्लस ऑफ ए डॉट बी, अरे यार बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। हो गया, तो यानी टी स्क्वायर अभी निकलेगा हमारे पास। तो और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ए बी और सी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, बी का यानी 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, और ये भी 1, और 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ऑफ सी डॉट ए। अच्छा जी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी क्या चीज़ है, जीरो है, यानी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी जीरो है। ठीक है, इन दोनों का सम जीरो हो गया, तो मिला क्या हमारे पास, बी डॉट सी। अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। तो बी डॉट सी किसके इक्वल होगा? हम्म, फिर तो हमें बी और सी भी तो चाहिए, यानी कि एक ना एक फंस जाएगा यहाँ पे काम मेरा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अच्छा पहले पढ़ते हैं आगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये 113 प्लस 2 इंटू बी डॉट सी होगा। ठीक है, तो ऐसे मेरा काम नहीं बन रहा है, एक काम करते हैं, पहले इन तीनों इक्वेशन को ना ऐड करते हैं। तीनों इक्वेशन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने पर देखो क्या मिलेगा, ए डॉट बी दो दो जगह है, ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी। अच्छा ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझने की कोशिश करो। ऐड करते हैं, ऐड करेंगे, तो जब हम ऐड करेंगे इसे, तो देखो ए डॉट बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमें मिला 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, देखो यहाँ पे भी है, इसको हटा दो, प्लस इसको हटा दो। अच्छा अब देखो ए डॉट सी, देखो यहाँ पे भी है, अच्छा इसका काम तो हो गया, इसको कैंसिल कर देते हैं, और ए डॉट सी यहाँ पे भी है, इन दो है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी प्लस, यानी इसका भी काम हो गया, और बी डॉट सी भी दो जगह है, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी, और इधर तो जीरो ही होगा, यानी यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए डॉट सी को सी डॉट ए भी लिख सकते हैं, इक्वल टू जीरो, यानी कि 2 इधर आ जाएगा, तब पर भी ये क्या हो जाएगा, फिर भी ये ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक कोई क्लियर, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? तो हमें इतना करना ही नहीं था, ये इतना करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। क्यों नहीं ज़रूरत है भाई? क्योंकि जब ये जीरो, क्योंकि ये टोटल क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि 2 इंटू जीरो, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 3, यानी टी इक्वल टू √3, यानी कि इसका जो वेक्टर ए, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं, हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका वैल्यू आ गया √3। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेन यही कैच था कि तीनों को ऐड करना था, तीनों इक्वेशन का। इसको हम इस तरीके से लिख लेते और बेहतर होगा। ये 3 इक्वेशन थे हमारे पास, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये सेकंड था, और ये थर्ड था, ठीक है ना। तीनों इक्वेशन को हम क्या किया, ऐड किए हैं। तीनों इक्वेशन को हम यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड वाला।
जी। तो भाई साहब ये क्या कर दिया तुमने। देखो यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 2 वेक्टर ए का स्क्वायर, 3 वेक्टर बी का स्क्वायर। यहाँ पे भी प्लस ही मिलेगा क्योंकि माइनस फाइनली माइनस ऑफ 4 वेक्टर सी का स्क्वायर, ये तो प्लस में आ जाएगा, प्लस ऑफ 2 टाइम्स वेक्टर 2a डॉट 3 वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर बी डॉट माइनस ऑफ 4 वेक्टर सी प्लस, ये आपस में डॉट प्रोडक्ट में है तो इन्हें ये मल्टीप्लीकेशन में माइनस सिर्फ 4 के साथ है, ठीक है। सी डॉट ए डॉट 2 वेक्टर ए हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 4 तो बाहर निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ से भी 9 बाहर निकला, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ से भी 4 4 जा 16 बाहर निकला, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ऑफ, अच्छा यहाँ से देखो अभी रहने देते हैं, तो 3 2 जा 6 वेक्टर ए डॉट बी, यहाँ से देखो -12 हो जाएगा, 3 इंटू -4 -12 बी डॉट सी, यहाँ पे भी हमें माइनस ऑफ 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर सी डॉट ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ए बी और सी का सबका मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ पे 4 + 9 + 16 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स, अच्छा ए डॉट बी डॉट सी, देखो यहाँ से कॉमन कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको एज इट इज अभी रखते हैं, ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी -12 बी डॉट, अच्छा 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को हम अंदर भेज के ओपन कर देते हैं सबको, तो 12 वेक्टर ए डॉट बी -24 वेक्टर बी डॉट सी -16 वेक्टर सी डॉट ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से समझो हम अभी जो लिखे थे ये वाला, इसका भी यूज आएगा, इसको समझना कि जैसे कि यहाँ पे वेक्टर बी डॉट सी है, तो वेक्टर बी डॉट सी को और कुछ हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से देखो ए डॉट सी के टर्म्स में लिखते हैं, तो वेक्टर बी डॉट सी को यहाँ से हम माइनस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी, रुकते हैं छोड़ते हैं उसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 16 25 29 प्लस, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ए डॉट बी को समझने, इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं कि कट करके तुम्हारे सामने लाने की कोशिश करते हैं इसको, समझने के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक चीज समझना यहाँ पे कि यहाँ ए डॉट बी और ए डॉट सी का सम 0 है, इसका मतलब पक्का से हम ये बोल सकते हैं कि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, फिर यहाँ बोल सकते हैं ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी तो 0 ये 0। और एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाला जो है ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर में है,
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तभी, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो नहीं है। हमें क्या पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, ये इन चार केस में। ये खैर तो मान के चलो कि यही दोनों केस मिला करके है, यानी तीन केस है हमारे पास जिसमें जीरो होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास ऑलरेडी 1 दे रखा है, तो यानी केस बच गया यही वाला, ए वाला, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें उनके बीच का जो सॉरी आपस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर है। तो यानी कि तीनों ही वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब कभी भी आपस में कोई भी वेक्टर, तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो हर एक का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, या ऐसा बोल दो कि तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। क्यों? क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना हो जाता है, 90, और cos 90 क्या होता है, जीरो। या फिर पहले भी जो क्वेश्चन अभी हम दिखाए हैं उसमें क्या है, यदि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, यानी ये जीरो, -24 इंटू जीरो। ये कहाँ से हमें लगा कि आपस में परपेंडिकुलर है, कुछ समझ में आया? इस बॉक्स से पता चला, इस बॉक्स से ये पता चला कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों ऐसा पता चला? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहे हैं, और डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी और ए डॉट सी दोनों के जीरो आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और सम जीरो आ रहा है। इसका मतलब कि एक जीरो, यानी कि आपस में दो कभी जीरो होंगे तभी तो उनका सम जीरो आ रहा है ना। तो ये जीरो हो गया, तो यहाँ से फाइनली 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू √29। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, फाइनल आंसर। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन मतलब बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो यदि तुम बोलो तो उस एक HW दे देते हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए ट्राई करना, ठीक है। ये होमवर्क हुआ तुम्हारे लिए, जैसे कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, मान लो जीरो है, ठीक, तो देन फाइंड करो तुम मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी माइनस 4 वेक्टर सी if magnitude of vector A equal to 1, magnitude of vector B equal to मान लो 3, and magnitude of vector C is equal to 4, and वेक्टर ए डॉट बी, यानी ए और बी के बीच का जो एंगल है वो π/6 है। काफ़ी इजी है, ठीक है ना, ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें ऑलरेडी ज़रूरत के हिसाब से हमको लगता है ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ से जब तुम स्क्वायर करोगे तो तुम्हें मतलब हिंट समझ में आ गया होगा, तो उस तरीके से तुम यहाँ से ट्राई कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा, और लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसमें के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।